तो आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और अब आपकी प्रॉब्लम्स में थोड़ी और बढ़ाऊंगा, है ना। प्रॉब्लम पे नहीं, आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। प्रॉब्लम्स हमने काफी देख लिए, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। स्पेशल कॉन्सेप्ट वैसे मैं इसको कभी अलग से पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अभी पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि नीट के बच्चों को ये चीज अलग से दिखानी पड़ती है, तो आई विल मेक श्योर कि ये आपको अलग से समझ आ जाए। दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज वेरी सिंपल। आपको पता है जब भी आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है। मतलब जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फोर्स, वो ऑलरेडी एक रियल फोर्स आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको इतना तो याद होगा कि एक एक्सेलरेशन आता है क्योंकि F = m/a होता है। वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए इस इक्वेशन को यहाँ पे क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर, लेकिन फिर भी डायनेमिक्स फोर्स की बात यहां कर देता हूं। एक फोर्स एक एक्सेलरेशन आता है, तो हमको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे जो फोर्स लगता है वो mg होता है, और अगर मैं उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से कंपेयर करूं तो मुझे पता है कि एक एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी हमें देती है, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई तो वो मिले हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के हिसाब से। दिस वाज कैलकुलेटेड। सो अर्थ के लिए याद रखना, ग्रेविटेशन चैप्टर में यही चीज चेंज होगी, तो ये एक्चुअली मास ऑफ बॉडी और काफी चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन अभी इस पर बात नहीं करेंगे। इस पर बात करेंगे हम जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आ जाएंगे। तो सभी आपको इतना याद रखना है कि हमेशा अर्थ हर बॉडी पे एक फोर्स लगाती है mg अर्थ की तरफ। मतलब अगर एक बॉडी ऐसी है तो उस पर जो mg लगेगा वो हमेशा अर्थ की तरफ होगा, नीचे नहीं होगा, अर्थ की तरफ होगा। ऑल्दो हम नीचे ही अर्थ को मानते हैं तो इसलिए हम उसे नीचे प्लॉट कर देते हैं। और यही फोर्स बॉडी को एक एक्सेलरेशन देता है जिसकी वैल्यू होती है g के इक्वल, और उसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि बस आपको यह बताना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, g है। अब ध्यान से देखें, टाइप्स होते हैं इसमें। कौन कौन से टाइप्स होते हैं ध्यान से देखें। एक तो थ्रोन अपवर्ड, पहला टाइप क्या है, थ्रोन अपवर्ड। क्या है पहला टाइप, थ्रोन अपवर्ड। जब बॉडी को ऊपर फेंकने तो क्या होगा, तो यहां पे हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, वन डायमेंशन साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पहली बार अब साइन कन्वेंशन की फील आएगी। मतलब मैंने वैसे आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप राइट में जा रहे तो मैंने आपको बताया था उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो जब लेफ्ट में आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। अगर ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप, बिल्कुल ऐसी साइन कन्वेंशन यहां चलते हैं। मान लेते हैं आपने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया, तो मैं हमेशा एक ही चीज बच्चों को सिखाता हूं, जहां बॉडी जा रही है वहां पॉजिटिव, तो भैया ऊपर जा रही है तो ऊपर पॉजिटिव। और हमें पता है ये जो एक्सेलरेशन है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो जी है वो नीचे है, तो एक तरीके जो एक्सेलरेशन होगा हो जाएगा -g। बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं टाइप समझा रहा हूं। टाइप 2 क्या है, थ्रोन डाउनवर्ड या डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि आपको कभी ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं सारी चीजें भी समझाऊंगा आपको। डाउनवर्ड, बॉडी कहां आ रही है, नीचे आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप यू को भी पॉजिटिव ले लेंगे। मतलब आपने नीचे को ही क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि बॉडी नीचे ही जा रही थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा नीचे लगता है। क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, नहीं होती। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है, क्योंकि आपके साइन की डायरेक्शन चेंज होती है, साइन कन्वेंशन की। ऊपर जाते हैं तो आप ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हो तो नीचे नेगेटिव, नीचे आते हैं तो नीचे को पॉजिटिव मान लेते हो तो नीचे को पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ आ रही है। तो कैसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहां पे आती हैं आपके पास बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक टर्म अभी आने वाला है रिलेटिव, उसके साथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अभी मैं बेसिक प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं। जैसे बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम ऐसी आती हैं आपके, तो वर्ड्स मैं पहले टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आपको कुछ बातें बता देता हूं कि कुछ बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो आपको नहीं पता हो तो आप क्लियर कर लें, जिनको पता है उनके लिए बहुत सिंपल है ये चीजें। जैसे ड्रॉप वर्ड का मतलब क्या होता है, ड्रॉप मतलब कि सिंपल आपको याद होना चाहिए u0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हम इस चैप्टर में मानेंगे इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है। मतलब v = u + at, s = ut + ½ at square, v² = u² + 2as और s = u + v/2 × t। ये चार इक्वेशंस यहां पे लगेंगी। इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने इनिशियल गिवन फाइंड करना है और बाकी चीजें सॉल्व कर देनी है। तो आप याद रखें ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है u = 0। और एक चीज और याद रखें, एट मैक्सिमम हाइट, जब भी आप नीचे से किसी चीज को फेंकेंगे और मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, तो मैक्सिमम हाइट बेटा होती कब है, जब जाके आप रुकते हैं। आप किसी चीज को फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, वो रुकती है। रुकती है मतलब उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उस इंस्टेंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, कैन अ बॉडी हैव 0 वेलोसिटी बट नॉन 0 एक्सेलरेशन। सुन ले आप ध्यान से और सोच लें, पॉज कर लें वीडियो को और इसका आंसर ढूंढ लें। कैन अ बॉडी हैव 0 वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन।
क्या कोई एक्सेलरेटेड बॉडी की वेलोसिटी कभी जीरो हो सकती है? सोचें इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर। कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी विथ हैविंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन? नॉन जीरो एक्सेलरेशन होते हुए भी क्या बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है? एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं उनका ऑब्वियस आंसर नहीं होता। जितने भी ऑब्वियस क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका ऑब्वियस आंसर नहीं होता। मतलब ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं एक बॉडी को ऊपर फेंकता हूं, अगर मैंने बात की एक बॉडी को ऊपर फेंकने की, ध्यान से देख लें, मैंने एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया। जब मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ऊपर गई और यहां रुकी। हुआ क्या यहां पे मैंने बताया इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, लेकिन क्या अर्थ ने ग्रेविटी लगाना रोका? नहीं रोका। अभी भी अर्थ का इक्वल टू माइनस जी है। देखिए आप, उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है जबकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ऐसा पॉसिबल है। बात समझ आ गई होगी। जब कार ब्रेक लगाती है तो क्या होता है? गाड़ी आगे जा रही होती है, आगे ब्रेक लगा रही थी, मान लो पीछे की तरफ उसको कोई खींच रहा है तो गाड़ी रुक रही है, रुकी, वेलोसिटी जीरो, लेकिन कोई पीछे खींच रहा हो, पीछे आने लगी, मतलब फोर्स अभी भी लग रहा था, एक्सेलरेशन अभी भी था, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई थी। हर बार मतलब जब भी रिटार्डेशन का केस हो, याद रखें, तो ऐसा हो सकता है। रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसके ऑपोजिट हो तो ऐसा हो सकता है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी थी इस कॉन्सेप्ट में। अब मैं आपको बेसिक बातें और टच कर देता हूं। वैसे तो इतनी सिंपल बातें कि आप निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, मान लेते हैं अगर हम एक बॉडी को, कुछ केसेस में आपको समझाता हूं कितने केसेस होती हैं। तो केस नंबर 1 में आपने एक बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ। केस नंबर 2 क्या है? आपने एक बॉडी को यहां से थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से। केस नंबर 3 क्या है? आपने एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से। केस नंबर 4 क्या है? आपने एक बॉडी को नीचे से थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से। अब इसके बाद आते हैं अच्छे केस, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट पे है, जहां पे आपको समझ आएगा कि जितना पार्ट मैं आज पढ़ाऊंगा उससे वो नहीं होगा। केस नंबर 2 कुछ ऐसा, वो बोलेगा यहां से एक बलून ऊपर जा रहा है। यहां से क्या ऊपर जा रहा है? एक बलून ऊपर जा रहा है। बलून कौन सा बलून भैया? बलून ये वाला बलून, याद है ना कौन सा बलून है ये? पता नहीं, यहां पे आग लगी रहती है ना। हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, पैराशूट वाला। आपने क्या कहा? एक बॉडी इसके अंदर से ड्रॉप कर दी नीचे की तरफ, इसके ऊपर ड्रॉप कर दी ऊपर की तरफ। मतलब ये चारों केसेस में बन सकते हैं, बलून में चारों केस बन सकते हैं। नीचे छोड़ दिया, ऊपर फेंक दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया, और ये केस तो इसमें ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो इस तीनों केसेस में बन सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? याद रखें, ये क्वेश्चन अभी हमसे नहीं होगा, एटलीस्ट उन बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं होगा जिनको बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है रिलेटिव फ्रेम का, उनसे बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसको हम बात करेंगे, मतलब ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में बात करेंगे और हमारी काइनेमेटिक्स सारी की सारी खत्म हो जाएगी। फिर हम फोर्स पे आएंगे। ध्यान देखें, सारे केस का मैं कुछ लिख देता हूं आपके लिए, कुछ चीजें लिख देता हूं। मान लो यू नीचे है तो नीचे को आपने पॉजिटिव मान लिया, नीचे को पॉजिटिव मान लिया तो ए इसमें पॉजिटिव आएगा। मान लेते हैं आपको हाइट एस दी है और पूछ लिया टाइम कितना लगेगा, तो आप क्या करेंगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू यूटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू जी है, आपका टी आ गया 2h अपॉन जी। मैं तो नहीं चाहता कि आप उसको याद रखें, लेकिन आप अगर याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल याद रख सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी, हमने नीचे की तरफ u वेलोसिटी से फेंका तो h इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जैसे आप बेसिक सिंपल सॉल्व करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आपसे पूछा जाए कि यहां से भैया h हाइट है और ये नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान समझना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि ऊपर जाएगा और फिर वहीं से नीचे आ जाएगा। लेकिन आप एक बात बताएं, जब मैं यहां से यहां आया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस डायरेक्शन में? तो आप ध्यान देखो, जब मैं यहां से ऊपर गया तो कुछ ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई और फिर मैं इतना नीचे आया। एक तरीके से मैंने ऊपर को मानना है पॉजिटिव, लेकिन जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी माइनस ऑफ एच। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान से देखें। मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी माइनस ऑफ एच। क्यों होगी बेटा? क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। मैंने बॉडी के ऊपर फेंका, वो नीचे आ गई, लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई इफेक्टिवली। और मैंने ऊपर को क्या मान लिया था? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको सिखाया जहां बॉडी जाए उसको पॉजिटिव मान लेना। इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट आएगी नेगेटिव, और आपका एक्सेलरेशन भी आएगा नेगेटिव, क्योंकि आपने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया। आपका फॉर्मूला लग जाएगा माइनस एच, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये बात समझ आ रही होगी। हाफ ए की जगह माइनस जी रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो ये सारी बातें हैं जो होती हैं जहां पे आपको चीजें समझनी होती हैं बेसिक। अभी हम प्रोजेक्टाइल में नहीं आए, आपको पता है 2 डायमेंशन मोशन में नहीं आए, 1 डायमेंशन मोशन में। तो 2 डायमेंशन मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी हमारा बचा हुआ है, वो हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन यहां पे हमारा जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो खत्म होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें याद रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर। जो बेसिक पॉइंट्स मैं यहां पे लिखते जाता हूं, जैसे इसमें एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है।
फिर हमने जी को कांस्टेंट मान रखा है, जबकि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जी की वेट ऑफ वैल्यू वेरी होती है, लेकिन इस चैप्टर में जब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो जी कांस्टेंट रहेगा। आपका किस चैप्टर में वेरी करेगा? वो ग्रेविटेशन वेरी करेगा जी। और क्या बातें याद रखनी होती हैं? और बाकी बातें तो आपको मैंने पहले बता ही दी है कि जो चीजें करनी होती हैं। तो अगर बच्चे पूछ सकते हैं सर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट ना करें तो क्या होगा, मैं वैसे बता देता हूं। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसका ग्रेविटी भी नीचे उसको खींचेगी और एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करेगा, तो वो भी इसको नीचे करेगा, तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, तो जी प्लस आर दोनों नीचे खींचेंगे, तो ये बॉडी क्या करेगी, जो उतनी ऊपर जाएगी नहीं, तो ये कम टाइम में ऊपर पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगी। और जब ये नीचे आएगी तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ऊपर गई तो दोनों नीचे लग रहे थे, जब नीचे आएगी तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। एयर रेजिस्टेंस ऊपर क्यों लगेगा भैया? रेजिस्टेंस है, वो तो अपोज करेगा, ऊपर जाने को अपोज करेगा, नीचे आने को अपोज कैसे करेगा? ऊपर लग के। तो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन वो कम हो जाएगा, जी माइनस आर, तो ये बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। मतलब ऊपर तो बहुत जल्दी चला गया, रुक गया, नीचे धीरे धीरे आया। तो अगर ऊपर का टाइम T1 है, नीचे का टाइम T2, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। जो नीचे आने का टाइम होगा वो ऊपर आने का टाइम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा कितना कम होगा वो आपको बाद में देखना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो क्या है, अभी जैसे जैसे आपने देखो, अभी आपको क्या समझ आया, आपने ग्राफ पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, उसका काइनेमेटिक्स में यूज कर पढ़ा। अब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसका 2D काइनेमेटिक्स से यूज होगा। जब 1D 2D काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे तो उसका रिलेटिव फ्रेम में यूज होगा। जब ये सब पढ़ लेंगे तो उसका फोर्स में यूज होगा। जब वो पढ़ लेंगे तो वर्क पर एनर्जी में यूज होगा, और जब वो पढ़ लेंगे तो रोटेशन में यूज होगा। मतलब इसलिए तो अभी हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं और आराम आराम चीजों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मैकेनिक्स हुई तो याद रखना एक लेक्चर मतलब एक चैप्टर। इसके बाद ऐसे चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया आपका, भाई सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, हीट हो गया, पूरी की पूरी 12th की स्टडी हो गई। वो हम इतनी स्पीड में करेंगे, इतनी तेजी से करेंगे, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत तेजी से हो सकती हैं और आपको समझ आ सकती हैं। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको काफी चीजें बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी, और आपको करने का जो एक कॉन्फिडेंस आया है, उस कॉन्फिडेंस से आप काफी चीजें को सही कर रहे होंगे। टाइम ले, आपका कल सैटरडे और संडे है, आराम से टाइम ले, खासकर काइनेमेटिक्स का वीडियो फिर से देखें, काइनेमेटिक्स को फिर से करें। कोशिश ये है कि आप अगर वीडियो फिर से देख सकते हैं तो यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को कर लेंगे। ठीक है।